श्रोताओं, आज का दौर ऑनलाइन और ऑफलाइन होने के बीच सीमित रह गया है। आज जहां हमारी सुबह फोन और इंटरनेट के साथ होती है, तो रात भी मोबाइल हाथ में लिए ही गुजर जाती है। ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच जो चीज हम गौर नहीं कर पाते, वो है साइबर क्राइम। जी हाँ, डिजिटली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार बन जाना। श्रोताओं, आज साइबर क्राइम से परिचित होकर भी कई ऐसी गलतियां हम जाने अनजाने कर जाते हैं जो हमें भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर साइबर क्राइम के डेटा की बात की जाए तो लगभग 22,000 करोड़ का नुकसान आज जनता भुगत चुकी है। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, ऐसे में साइबर क्राइम से जुड़े कानून जानना और उनके बारे में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोटपुतली श्री राजेंद्र बुर्डक जी को। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। जी, मैं भी बिल्कुल आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे आकाशवाणी कोटपुतली के मंच पर आमंत्रित किया। तो सर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां 2019 में ये आंकड़ा 4 लाख था, वहीं आज 2021 में 14 लाख तक पहुंच चुका है। तो आप क्या मानते हैं कि इन अपराधों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, साइबर अपराध आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति मोबाइल से अछूता नहीं है। चाहे उसकी बैंकिंग गतिविधि हो, चाहे अन्य कोई गतिविधि हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वो सभी तरीके से मोबाइल से जुड़ा हुआ है, नेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो वो जल्दी से जो साइबर हैकर्स हैं या जो स्ट्रोकर्स हैं, उनका शिकार हो जाता है। तो ये तो निश्चित है कि जिस प्रकार से इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ेगा, उसी हिसाब से इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हैकर्स की जो लोगों को एक तरह से हम ये माने कि उनके डाटा को चुराना हो, या उनकी जो कोई ऐप हो उनको चुराना हो, या उनके जो फोटो हैं या वीडियो हैं या कोई बैंकिंग फ्रॉड है, तो सब ये संभावना से बढ़ जाती हैं। जी, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है सर कि बच्चों के हाथों में मोबाइल बड़ी आसानी से आ चुका है, तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल सही है कि आज के समय में जो पेरेंट्स हैं वो यदि बच्चा कहीं रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको मोबाइल दे देंगे कि भाई ये से खेलता रहे। जी, लेकिन वो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो 9th में जा रहा है, 8th में, 10th में, तो सारी की सारी गतिविधि के लिए अपने मोबाइल को काम में ले रहा है। वो चाहे ऑनलाइन क्लास का बहाना हो या और कोई चीज़ हो, तो वो दोस्त भी बना लेता है। वो जब जैसे इंस्टा आईडी बना लेगा, स्नैपचैट पे आईडी बना लेगा, फेसबुक आईडी बना लेगा, तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे एक जो ये ट्रैप है, जो साइबर जो हैकर्स हैं, उनके ट्रैप में फंसता चला जाएगा। तो माता पिता का तो मैं यही मानता हूं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पर इस बात का ध्यान दें कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है या क्या कर रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो हो सकता है अभी एज के उस पड़ाव में है कि वो ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं है, लेकिन माता पिता जो हैं वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि मेरा बच्चा मोबाइल में क्या उपयोग कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसको देखना चाहिए, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। तो ये जिम्मेदारी या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो माता पिता की है। वो अपने बच्चों की एक्टिविटी का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको समय दें, ताकि बच्चा मोबाइल से दूर रह के अपने माता पिता, बड़े भाई बहन के साथ में अपना समय व्यतीत करे। जी, तो श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता श्री दिनेश पटवा जी। तो मैं चाहूंगी कि अगला सवाल आपकी तरफ से हो जाए। राजेंद्र जी, मेरा सवाल सर आपसे ये है कि चूंकि आम जन में पुलिस का एक विश्वास भी है और साथ में लोग पुलिस का नाम लेते हैं तब घबराते भी हैं, तो एक डिजिटल अरेस्ट का माहौल देखने को मिलता है समाज में और काफ़ी केस भी मिले हैं। तो ऐसे में अगर किसी के पास अगर वीडियो कॉल या फिर फ़ोन के माध्यम से पुलिस वाला बन के या फिर एनसीबी का कोई अधिकारी बन के या फिर ईडी, कोई भी समझो कोई भी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बन के कोई बात करता है, तो उसमें वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कहीं कोई चीज़ है ही नहीं। पुलिस विभाग में यदि कोई कंप्लेंट दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, तो बिल्कुल उसको लिखित रूप से उसके बारे में बताया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई फ़ोन से या कोई वीडियो कॉल से उसको कोई ऐसा करेंगे। तो ये बिल्कुल एक जो हैकर्स हैं उनका एक ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं, और उसके लिए भी वो कई तरीके काम में लेते हैं। जैसे वो फ़ोन करके ये कहेंगे कि आपकी फ़लाँ जगह ये पार्सल जा रहा था, इसमें कोकीन मिल गया, इसमें हेरोइन मिल गया, या कोई भी ऐसा तरीका काम में लेंगे जिससे वो उनके झांसे में फंस जाए, और उसके बाद में उसको ऐसा अरेस्ट करते हैं, वो उसको 24 घंटे 48 घंटे के लिए वो अपनी बात किसी को कह नहीं पाता और वो अपने खाते खाली करवा लेता है। तो मैं सिर्फ यही सभी से ये निवेदन रहेगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कहीं कोई ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल फर्जी है, उसमें आप उनके शिकार नहीं बने। ऐसी यदि कोई बात हो तो तुरंत प्रभाव से जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके बताएं,
वो घबराएं नहीं। लोग क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं कि साहब इसने मेरे ये हो गया या एनडीपीएस का मामला हो गया, कोई भी मामला ऐसा होता है तो वो घबरा के फिर उनकी बातों में आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं और जैसे वो कहता जाता है वैसे वो करते जाते हैं। जी। और एक ये भी निश्चित है कि उनका कभी उस चीज़ का अंत नहीं है, जो पैसे जो लेता जा रहा हो तो लेते जाएगा जब तक आप उसको दे रहे हो। इसलिए इसमें सबसे बड़ी यही चीज़ है कि यदि कोई इसका शिकार बनता है तो तुरंत प्रभाव से वो नज़दीक पुलिस स्टेशन में सूचना दे, उस बात को छिपाए नहीं वो। जी बिल्कुल। एक सवाल ये है कि ये कोई मोबाइल फ़ोन खो गया वो मिलता ही नहीं है, ऐसी ही बातें सामने रहती हैं। लेकिन हम बात करें बीते वर्ष पुलिस महकमे ने 14 लाख रिकवर किए गए हैं जो खो गए थे। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि सारे काम हमारे डिजिटल हो गए, चाहे बैंकिंग की बात करें, फिर हम सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हैं। तो जैसे किसी का मोबाइल खोता है तो उसे क्या करना चाहिए अपने, अगर पुलिस महकमे के पास भी ना जाकर अपने स्तर पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इसके लिए पोर्टल है, पोर्टल पर जाकर वो स्वयं भी पूरी जानकारी उसमें भर सकता है, उसके IMEI नंबर वो भी दे सकता है, या फिर वो पुलिस के पास जाकर अपने मोबाइल के बारे में सारी जानकारी देके फिर उसके बाद में उसका डाटा नेशनल लेवल पर शेयर होता है। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उस मोबाइल को कहीं यूज़ लेता है या कोई सिम उसमें डाउनलोड वो डालेगा या कोई नेट भी चलाएगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मोबाइल रिकवर हो जाएगा। तो मोबाइल रिकवर करने के लिए सबसे सही तो यही है कि व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पे भी उस पोर्टल पे जाके वो सारे काम कर सकता है या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कर सकता है। और एक आजकल बैंकिंग मामलों में जैसे कि हम काफ़ी खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, जैसे जोमेटो की बात की जाए या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, वो फ्रॉड भी काफ़ी हो रहा है। और उसके लिए अगर होता है तो उस व्यक्ति को कार्रवाई क्या करनी चाहिए? ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति खरीदारी कर रहा है किसी भी तरह की, तो सबसे पहले तो उसको ये जानना चाहिए कि जिस वेबसाइट से वो खरीदारी कर रहा है क्या वो वेबसाइट जेन्युइन है क्या। उसके बाद में उसको उसमें आगे अपनी चीज़ें उसमें करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जो हैकर्स हैं वो उसी नाम से मिलती जुलती वेबसाइट को सबसे फ्रंट पेज पे या सबसे ऊपर उसको दिखाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति देखता है तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर उसको दिख रही है उसी को वो क्लिक कर देता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस वेबसाइट से मैं खरीदारी कर रहा हूँ क्या वो जेन्युइन है, और उसको देखने के पश्चात ही उसको उसमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए, आगे खरीदारी करनी चाहिए। अब सर कोटपुतली क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि कोई कोटपुतली के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित होती है तो साइबर सुरक्षा के लिए नफरी क्या है और कोटपुतली में स्थितियाँ क्या हैं अभी? देखिए, इसमें हर थाने पर एक साइबर रक्षक के नाम से पुलिस का एक जवान है जो उसमें एक्सपर्ट है। इसके अलावा श्रीमान एस के कार्यालय में भी साइबर सुरक्षा के रूप में 2 व्यक्तियों की तैनाती की हुई है। तो किसी के साथ यदि ऐसी कोई भी समस्या हो तो वो बिल्कुल किसी भी स्टेशन में या श्रीमान के कार्यालय में जाकर भी वो उसकी रिपोर्ट दे सकता है। और इसमें एक दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों में व्यक्ति क्या करता है कि फ्रॉड का शिकार होने के बाद में उस बात को कुछ समय तक वो छिपा लेता है, तो उससे थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो मेरा तो ये निवेदन रहेगा, यदि किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत प्रभाव से उसकी शिकायत दर्ज करे। यदि वित्तीय फ्रॉड होता है तो 1930 की हेल्पलाइन उस पर कर दे या फिर नजदीकी पुलिस थाने में जाकर उसकी शिकायत करे। राजेंद्र जी, हमारी महिला श्रोताओं का एक सवाल था कि आज लड़कियों को और महिलाओं को ऑनलाइन ट्रोलिंग, स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में वो कई बार कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाती हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम साइबर हाइजीन मेंटेन करें और ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें? एक तो मैं इसमें सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जो पुलिस का राजकोप ऐप है जो सिटीजन्स के लिए है, उसमें महिला सुरक्षा के लिए एक पैनिक बटन दिया हुआ है नीड हेल्प के नाम से। तो यदि वो उसको दबाएंगी तो उन जो पुलिस का कंट्रोल रूम है वहाँ में से चला जाएगा, जिससे उस महिला की कहाँ लोकेशन है क्या, तो उससे आप ट्रैक कर पाएंगे। दूसरा, इसके अलावा जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनमें 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की सुविधा होती है, तो हमें उन सब को सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या अन्य कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। फिर भी यदि ऐसा उनके साथ में कोई घटना घटे तो उसकी तुरंत प्रभाव से उनको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो ये आसानी से हमारे नज़दीकी थानों में जाकर भी किया जा सकता है? बिल्कुल मैम, इसके लिए सभी थानों में साइबर सुरक्षा के रूप में हमारे जवान तैनात हैं जो इसमें एक्सपर्ट भी हैं। कोई भी महिला अपनी किसी भी समस्या के लिए जो साइबर से संबंधित है उसके लिए कभी भी जाके अपनी रिपोर्ट कर सकती है। एक और ज़रूरी सवाल था कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है, तो बहुत सारी फेक वीडियोस, फोटोज़ ये सब अपलोड की जाती हैं बड़ी आसानी से। तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, इसमें तो मेरा ये निवेदन है कि वो यदि कोई फेक कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल भी तो जो व्यक्ति है वही कहीं उपलब्ध करवा रहा है उसको। जी। मेरी यदि खूब सारी फोटो वगैरह कोई साइट पे या इंस्टा पे कहीं होंगी तो वो हैकर्स वहीं से उसको लेगा और फिर वो उसको उसमें डीप फेक के माध्यम से कोई ना कोई दूसरे की तस्वीर लगा के उसको वो आगे रिप्रेजेंट करता है। मतलब तो जो हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो ये मानना है कि सोशल मीडिया पर हमारी कम से कम प्रेजेंस रहे, कम से कम
हम उसमें हमारी जो फोटो हैं, या कई लोग तो क्या करते हैं कि अपने पूरे दिन का रूटीन इसके ऊपर लेके चलते हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा भाई ये कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये एक मतलब इसका ये है कि इसका उपयोग अपने लिए जो सार्थक उपयोग हो वो ही करें। श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं राजेंद्र कुमार बुरुडक जी। आप डिप्टी एसपी कोटपुतली हैं और आज इनसे बातचीत कर रहे हैं साइबर सुरक्षा पर। तो राजेंद्र जी, हम आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र अब तक कैसा रहा यहाँ पर। मैंने मेरे कैरियर की शुरुआत 3rd ग्रेड टीचर से की थी सन 2008 में। उसके बाद मैं स्कूल व्याख्याता बना, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बना, सेकेंडरी एजुकेशन में HM भी बना जी, और 2019 में मैं RPS के रूप में चयनित होकर DYSP बना। और मेरी ये 4थी पोस्टिंग है। पहले मैं अजमेर था, उसके बाद में चूरू CO रहा, फिर लाडनू रहा, और बीते 1.5 साल से मैं यहाँ CO कोटपुतली के पद पर तैनात हूँ। सर, जैसे कि चूँकि पुलिस महकमे में जो भी अधिकारी है वो युवाओं के रोल मॉडल है और आपकी वर्दी इंटैक्स करती है यूथ को, तो आपसे ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सोशल मीडिया से रिलेट भी करता है। तो जो इंटैक्स की चीज़ें होती हैं वो आकर्षित करती हैं, कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हमारे युवा साथी थोड़े इधर उधर चले जाते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जब तैयारी करते थे तब मोबाइल का युग तो था, लेकिन इस तरह की चीज़ें उस समय नहीं थी। हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती तो बातचीत करते, किताबें मंगवाते, फिर उस चीज़ का पता करते हैं। आजकल के यूथ के पास में तो ऐसी बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं कि तुरंत प्रभाव से जानकारी ले सकता है। तो उसका वो सकारात्मक रूप से यदि उपयोग करेगा तो उसके लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन वो यदि इसके बिल्कुल इसका आदी हो गया है या हैबिचुअल हो गया है, एक तरह से अपन कहें लत लग गई है इसकी सोशल मीडिया की इनकी, तो फिर वो अपने जो मुख्य लक्ष्य है उससे भटक जाएगा। तो मेरा तो यही इनसे अपील है कि लक्ष्य के ये साधन हैं, ये इनको साधनों के रूप में काम में लेना चाहिए। और इनसे जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में यदि हम कोई चीज़ इनसे हासिल कर पा रहे तो वहाँ तक ही सीमित रह के ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक आलोचना भी पुलिस की बार बार की जाती है कि थोड़े संवेदनशील नहीं है। मेरे एसपी साहब से भी ये सवाल था, क्योंकि कई बार मैं बहस करता हूँ कि आप उनकी ड्यूटीज़ नहीं देखते हैं, किस डिफ़िकल्ट स्थिति में ड्यूटीज़ करते हैं, चाहे कोरोना का काल रहा हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, पुलिस वाले हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं। इसके अलावा होली दिवाली कभी छुट्टी मिली हो ना मिली हो, अगले दिन इनके सारे त्यौहार रहते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि संवेदनहीन है। बिल्कुल पुलिस अभी बिल्कुल सामाजिक जागरूकता के अनेक कार्यक्रम कर रही है, जिसमें हमारे CLG सदस्य हैं, पुलिस मित्र हैं, सुरक्षा सखी हैं, सभी के साथ में हमारा जुड़ाव है। आज के समय हर व्यक्ति आसानी से अपनी बात को निचले स्तर से लेकर ऊपर तक वो अपनी बात को कह सकता है, और सभी अधिकारी उसकी बात को बिल्कुल तसल्ली से सुनते हैं और उसकी शंका का समाधान करें। क्योंकि व्यक्ति जो भी थाने आ रहा है तो किसी कोई न कोई समस्या है उसकी, तो बिल्कुल बिहेवियर के संबंध में आज की पुलिस, जो वर्तमान पुलिस है, वो बिल्कुल उसको तसल्ली से सुनती भी है और उसकी समस्या को समाधान भी करती है। अब सर, महिला थानों की हम स्थिति की बात की जाए तो वहाँ की कार्यप्रणाली किस प्रकार से है? महिला थाना अपने यहाँ कोटपुतली में है। महिला थाने में विशेषकर जो दहेज संबंधी प्रकरण वो दर्ज होते हैं, उसमें भी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहती है कि यदि कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें यही किया जाता है कि काउंसलिंग के माध्यम से घर बसारे, इसी बात को लेकर वो लोग चलते हैं। और उसमें भी दोनों पक्षों को बुलाकर सबसे पहले काउंसलिंग करके उनके समझौते का प्रयास ही किया जाता है। उसके बाद यदि बात नहीं बनती है तभी उस पर प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। आपने बताया कि आप टीचर भी रहे हैं और अभी आप पुलिस में कार्य कर रहे हैं, तो कैसा अंतर आप में चेंज आया और माहौल में आपकी तरफ से समाज को क्या योगदान रहा अभी तक? ऐसे कौन से केस जिन्हें आप याद करना चाहेंगे कि वहाँ पर कुछ मेरे द्वारा अच्छा काम किया गया? देखिए, शिक्षा विभाग में तो शिक्षक की भूमिका थी, जिसमें मैं 3rd ग्रेड से लेकर लेक्चरर तक रहा। मतलब प्रथम कक्षा से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया। वो एक अलग तरीके का काम है, उसमें हम देश की जो नींव है वो तैयार करें, पीढ़ी तैयार करें। ये जो है ये उससे थोड़ा अलग तरीके का काम है। इसमें विशेषकर अपराधों की रोकथाम और अपराध का खोलना ये मुख्य काम है। तो बिल्कुल दोनों कामों में बड़ा डिफरेंस है। और ऐसे 1-2 वाक्य जो मैं याद करना चाहूँगा, जिनमें मैं जब कोटा प्रोबेशन में था तब एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था। मुझे निर्देश दिए कि आपको इसे बिल्कुल हैंडल करना है पूरे को। तो मेरी पूरी टीम उसमें 14 दिन तक हम लोग लगे रहे। लगभग 1000 आदमियों से हमने इंट्रोगेशन किया। उसमें 700 के आसपास CCTV खंगाले
और 14 दिन के बाद हमें उसमें सफलता मिली और जो 2 मुलजिम थे मर्डर के, उन दोनों को हमने गिरफ्तार किया। तो एक बड़ा सुकून भी मिलता है कि जब अपराधी को हम ढूंढ लेते हैं और उसको सजा कराते हैं, तो बड़ा एक यूँ भी मन में ये रहता है कि हम जिस काम के लिए भर्ती हुए हैं या हम जिस काम के लिए सरकार का हिस्सा हैं, वो हमने काम हमारी मेहनत से पूरा किया। शायद आपकी वजह से ही आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं राजेंद्र जी। तो चलते चलते कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, कोई एक ऐसी चीज़ जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य है कि हम सहयोग दें कि एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। मैं इसमें एक तो साइबर को लेके बात कहूँगा कि आजकल की पीढ़ी बिल्कुल मोबाइल के बिना वो रह नहीं पा रही है। एक तरह से वो मोबाइल की बिल्कुल आदी है। तो हमेशा मोबाइल को यूज़ अपन जब ले रहे हैं तो उसकी सुरक्षा को पहले ध्यान में लेकर ही चलें, क्योंकि आज व्यक्ति का पूरा डाटा उस मोबाइल के अंदर है। उसकी चाहे वित्तीय चीज़ें हों या उसके पर्सनल कोई फोटोग्राफ्स हो, कुछ भी हो चाहे। इसलिए कोई भी लिंक आ गया, कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ गया या और भी कोई चीज़ है, तो उसको उससे बचना चाहिए। मतलब इग्नोरेंस की थोड़ी सी उसमें आनी चाहिए कि भाई ये कोई लिंक आ गया, चलो ठीक है, मुझे नहीं देखना, ये कोई अलग नंबर है तो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। कई लोग क्या करते हैं, लिंक आ जाता है, फिर उनसे वो रहता है कि मैं उसको देखूं क्या है, तो वो उस लिंक के पीछे कोई ना कोई दूसरी एक चीज़ है जिससे उसका खाता भी खाली हो सकता है और भी कोई चीज़ हो सकती है। तो वो ये ज़रूर ध्यान रखे कि मोबाइल का उपयोग बिल्कुल वो समझदारी से और सजगता से करे, और थोड़ा सा दोनों ही बातें हैं कि थोड़ा सा इग्नोर करके भी उन चीज़ों को रखें। दूसरी बात, मैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये कहूँगा कि मैंने भी मेरे जीवन में ये सिद्धांत बनाया। RS का मैंने 4 बार एग्ज़ाम दिया, चौथी बार में सफल हुआ। तो असफलता जो है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती है, और उसको यदि हम ढंग से देखेंगे और हमारे जीवन में उतारेंगे तो सफलता उसी में से ही निकलेगी। तो 1-2 लाइनें कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा हमारे जो लक्ष्य है उसके प्रति हम बिल्कुल अडिग रहेंगे तो बिल्कुल ये निश्चित है कि प्रकृति की सारी कायनात जो भी है वो आपको शिद्दत से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहयोगी बनेंगी। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री राजेंद्र वोडक जी। राजेंद्र जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, ये जानकारी साझा करी, इतना अच्छा मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।